हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग MTS इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं सेट नंबर 10। तो ये सेट नंबर 10 का हुआ था 8 मई को हुआ था बच्चा, 8 मई 2023 को। इसके पहले हम लोग 3 दिन का कर चुके हैं, 2 तारीख का, 3 तारीख का और 4 तारीख का। 3 सेट हुए थे, तो 3 सेट मतलब 3 दिन का 9 हो गया और 5, 6, 7 में नहीं हुआ था कोई पेपर, फिर 8 मई को पेपर हुआ था। ठीक है, तो 8 मई का ये पहला शिफ्ट है। पहला शिफ्ट मतलब 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में हुआ होगा। अब इसका जो PDF है वो तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा और कहाँ से मिला होगा ये भी आपको पता है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चले जाइए टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को आप मेंबर बन जाइए और रोज़ आपको मिलता रहेगा। पेपर डिस्कस कराने के थोड़ा पहले ही डाल दिया करते हैं, तो आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गड़बड़ हुए हैं। जो गड़बड़ हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसका सही क्या होगा और क्यों आपका गड़बड़ हुआ, कारण जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो ये ब्रैकेटेड पार्ट है, बस यही देख लिया करो कि कोई ब्रैकेटेड पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ तो या तो सिनोनिम होगा या तो एंटोनिम होगा। इडियम ये दिख नहीं रहा, एक वर्ड में है, ठीक है, या फिर इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा। तो चूंकि एक ही वर्ड है और ऑप्शन में भी एक एक वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्या देखना होगा। इन्होंने कहा कि विच इज एग्जैक्टली अपोजिट, ये क्या दिया, अपोजिट इन मीनिंग। तो ये बस ये की वर्ड देख लो कि इसका इन्होंने अपोजिट पूछा है। ठीक है, तो चलो फिर पढ़ के देखते हैं सेंटेंस। अब तो पढ़ना पड़ेगा। लिखा सी मस्ट हैव एन एफिनिटी फॉर वुमेन विद डार्क हेयर। तो सी मस्ट हैव एन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब दो चीज़ होती है, एक तो एफिनिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। क्या होता है, सिमिलैरिटी मतलब समानता होती है, और जिसे एग्जैक्ट अलाइकनेस होता है। और दूसरा होता है लाइक करना, पसंद करना किसी चीज़ को। तो एफिनिटी ये होता है इंक्लाइनेशन, झुकाव या पसंदगी होगी। तो सी मस्ट हैव एन एफिनिटी फॉर वुमेन, किसके लिए, उसको मतलब किसको पसंद करती होगी, वुमेन विद डार्क हेयर। डार्क हेयर वाली महिलाओं को वो पसंद करती होगी, वो उनको मतलब अच्छा लगता होगा उसको। ठीक है, तो इसका अपोजिट आ जाओ। तो अपोजिट में क्या होगा, चूँकि ये नाउन है तो लाइकनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टैंड तो होगा नहीं, डिसलाइक हो सकता है, लाइक का डिसलाइक हो गया। डॉज का मतलब चकमा देना होता है और टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, हमारी इस तरह की प्रवृत्ति है, तो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति। ठीक है, तो इनमें से फिलहाल कोई नहीं लग रहा है। एफिनिटी का केवल होगा डिसलाइक, क्योंकि एफिनिटी का मतलब सिमिलरिटी या लाइकनेस होती है, अपोजिट क्या हो गया, डिसलाइक हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका ये दूसरा क्वेश्चन है किस चीज़ का, फिलर का। ठीक है, तो देखो कह रहे वेरी स्पेशल केयर शुड बी टेकन, बड़ा स्पेशल ध्यान रखा जाना चाहिए। टू प्रोपोर्शन, अब लिखा है ये प्रोपोर्शन नाउन नहीं है, वर्ब है। टेकन टू प्रोपोर्शन द सैंड, मतलब बालू को, रेत को मिलाने में बहुत स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। सो एज टू मेक अ परफेक्टली डैश। ठीक है ना, तो इसको एकदम परफेक्टली डैश बनाना है। तो बालू किस में मिलाओगे, अभी पिछले वाले डिस्कशन में मैंने एक बात की था ना, गारा। ठीक है ना, गारा, सीमेंट। तो सीमेंट और बालू मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, गारा बनाते हैं। हमको लगता है उसी पैसेज से आगे बढ़ के इन्होंने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया है। तो इन्होंने कहा कि जो गारा बनाते हैं हम लोग, उसमें बहुत स्पेशल केयर रखनी पड़ती है प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन मतलब कितनी मात्रा में बालू मिलाएं, कितनी मात्रा में सीमेंट मिलाएं, इस प्रोपोर्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। टू मेक परफेक्टली डैश, एकदम परफेक्टली डैश छत बनाने के लिए। कैसी छत बनानी होगी, ताकि उसमें से पानी लीक ना करे, ताकि उसमें से पानी ना चुए, यही तो करना है ना। तो देखो, टू मेक अ परफेक्टली ऑब्वियस, टू मेक अ परफेक्टली एनवियस, या टू मेक अ परफेक्टली डेवियस, या टू मेक अ परफेक्टली इम्परवियस। ठीक है, इसको क्या करना है, एकदम से ऑब्वियस तो यहाँ लगेगा नहीं। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर या स्पष्ट, ऑब्वियस का मतलब क्या होगा, क्लियर। तो ये तो यहाँ लगने वाला नहीं, इनकी कहानी खत्म। एनवियस का मतलब ईर्ष्यालु, जिसके अंदर जेलसी होती है। एनवी का दूसरा नाम है जेलसी, तो ये हो गया जेलस, जेलसी। तो ये भी नहीं लग पाएगा, यहाँ पे सीमेंट वालों को जेलस थोड़े करना है। डेवियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही कुटिल टाइप का। कल एक वर्ड आया था लियर, मैंने बताया था लियर का मतलब क्या होता है, कुटिल या कपटी आदमी होता है। तो वही एक और मिल गया आपको वर्ड डेवियस।
तो ये कपटी उपटी का कोई लेना देना। इम्परवियस का मतलब क्या होता है, पानी जिसको पार नहीं कर पाता, जिसके उस पार पानी ना निकल पाए। जैसे सूती कपड़ा होता है, पानी उसको पार कर लेता है, परवियस हो गया। और छाता का कपड़ा होता है ना, छाते का, या प्लास्टिक होता है, पानी उसको पार नहीं कर पाता। तो जो छाते का कपड़ा होता है वो इम्परवियस होता है। तो गारे में जो हमें बालू मिलानी है, तो वही कह रहे हैं कि एक ऐसे रेशियो में मिलानी है ताकि वो जो छत बनेगी वो इम्परवियस हो जाए, ठीक है, ताकि वो मसाला क्या हो, उसको इम्परवियस कर दे, ताकि पानी लीक ना करे, पानी ना चुए, पानी पार ना कर पाए। तो क्या सब सुटेबल हुआ? बस सुटेबल क्या, ये कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, इम्परवियस के अलावा और कुछ लग ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या कह रहे हैं, देखो नो एरर लिखा हुआ है यहाँ पे, बात ही खत्म हो गई। पढ़ के देखो, योर ईयर्स आर ईचिंग, आपके कान ईचिंग कर रहे हैं, ये दोनों कान। ईयर्स लिखा है तो दोनों कान हो गया, ईचिंग का मतलब उनमें खुजली हो रही है। तो ये ईयर्स प्लूरल है, आर सही है, ईचिंग कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज, क्योंकि यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि आपको एलर्जिक रिएक्शन हो गया है। यहाँ तो कोई पोजीशन की बात है नहीं, इसलिए यू आर हैविंग कंटिन्यूअस में हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यू आर हैविंग, ये सही हो गया। तो इसमें कोई एरर मिली ही नहीं तो नो एरर लगा दो। देखो, जब कोई एरर ना मिले तो ज़बरदस्ती मत निकाला को, ज़बरदस्ती निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कोई गलती थी नहीं तो फिर जाने दो इसको। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है। अंडरलाइन किया हुआ पार्ट का मतलब दो चांस है, या तो इम्प्रूवमेंट का होगा, या इडियम होगा, या तो साइनोनिम एंटोनिम होगा। तो हैव अ ब्रोकन लिखा हुआ है तो यहाँ पे उसका इडियम तो है नहीं है और ना ही साइनोनिम एंटोनिम है, तो ये इम्प्रूवमेंट का है। और ऑप्शन देख लिया करो, लिखा है ना नो इम्प्रूवमेंट, तो अपने आप समझ जाओ ये स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है, ऑप्शन से भी पता चल जाता है। तो देखें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या नहीं है, पढ़ो। लिखा है कि वॉच योर स्टेप, वॉच योर स्टेप, अपने स्टेप को जरा कायदे से देख दाख के आगे बढ़ो। लिखा है द थर्ड स्टेयर, जो सीढ़ी है, स्टेयर का मतलब ऐसे सीढ़ी होती है, ठीक है, ये सीढ़ी लगी है ऐसे। तो इन्होंने कहा कि जो थर्ड स्टेयर है वो क्या है, टूटी हुई है, मतलब 1 2 3, ये जो है ना, ये देखो मेरी भी टूट गई है इत्तेफाक है, मैं तो टोड़ी बना नहीं रहा था, लेकिन ये तीसरी वाली हमारी भी टूट गई। तो कह रहे हैं जरा कायदे से स्टेप रखो, तीसरी वाली जो सीढ़ी का जो तीसरी वाला डांडा है, ये वाला ट्रीड, वो टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो आगे आ जाओ, चलो अब हम देखते हैं अपने एरर वगैरह का मैटर, और ये सीढ़ी वीढ़ी का काम हो गया। तो कहें कि वॉच योर स्टेप, कायदे से देखिए, जो द थर्ड स्टेयर, थर्ड स्टेयर का मतलब जो तीसरे वाले स्टेयर है, हैव अ ब्रोकन ट्रीड। तो अब ये बताओ कि तीसरा जो स्टेयर है वो प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? जाहिर सी बात है, थर्ड स्टेयर सिंगुलर होगा, तो हैव नहीं होगा, इस हैव की जगह क्या लगाना चाहिए, हैज़ लगाना चाहिए। तो कहाँ दिया है, हैज़ अ ब्रोकन रीड, ये हो गया हैज़ अ ब्रोकन लगेगा, ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखो फिर वही से एक फिलर का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, एवरी स्टोरी इन दिस कलेक्शन, एक किताब है उसमें कई सारी कहानियों का कलेक्शन है। तो एवरी स्टोरी इन दिस कलेक्शन इज यूनिक, हर कहानी क्या है, एकदम यूनिक है और इंस्पिरेशनल है। इंस्पिरेशनल मतलब इंस्पायर से बना हुआ, इसका जो मेन वर्ड है वो कौन है, इंस्पायर। इंस्पायर मतलब प्रेरणा देना, इंस्पिरेशनल का मतलब क्या हो गया, प्रेरणादायक, प्रेरणात्मक। तो हर कहानी यूनिक है और इंस्पायरिंग है, मतलब प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणास्पद है। और क्या होगी, एंड। तो देखो ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मतलब अच्छा एडजेक्टिव है, उसकी मतलब गुण बता रहा है, दोष नहीं बता रहा है। तो एवरी स्टोरी इन दिस कलेक्शन इज यूनिक, इंस्पिरेशनल एंड। तो एंड में इन्हीं दोनों से मिलता जुलता हुआ कोई वर्ड लगा दो। तो एक है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। अब देखो यार, ये कोई ऐसा मटेरियल नहीं है ना जिसको 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल चलना, तो जो बहुत दिनों तक चलाना है हमको, वो सस्टेनेबल होता है। तो सस्टेनेबल कहानी तो है नहीं, हटा दो। कल्पेबल का मतलब होता है पनिशेबल, पनिशेबल का मतलब क्या होता है, जिस पर हम दंड दे सकते हैं किसी को, ठीक है, कोई ऐसी गलती जिस पर दंड दिया जाना चाहिए, तो वो दंडनीय कहते हैं ना, ये एक दंडनीय अपराध है, ये एक पनिशेबल क्राइम है, पनिशेबल मिस्टेक है। तो ठीक है, पनिशेबल हो जाता है तो फिर क्राइम हो जाता है। और सस्टेनेबल टिकाऊ हो जाता है। और एप्रीहेंसिव का मतलब क्या हुआ, फियरफुल, डरावना सा होता है एप्रीहेंसिव, ठीक है ना, फियरफुल हो जाएगा, डर से। एप्रीहेंशन जो होता है ना वो डर से लिया जाता है।
तो अब देखो कहानी अप्रीहेंसिव, ये देखो अच्छी वाली है, यूनिक है और इंस्पिरेशनल है, तो इन अप्रीहेंसिव तो नहीं होगी, डरावनी नहीं होगी। दूसरी बात, कल्पेबल यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है, कहानियाँ दंडनीय कहाँ से होंगी, ना तो सस्टेनेबल है। अब एक ऑप्शन बच रहा है रिलेटेबल। रिलेटेबल का मतलब हुआ कि हम उसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये कहानी का एक अच्छा गुण होता है, उसमें रियलिटी आती है कि हम कहानी को अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, तो वो रिलेटेबिलिटी होती है। तो ये कहानी का अच्छा गुण होगा, यूनिक, इंस्पिरेशनल एंड रिलेटेबल। ये ऑप्शन आ गया चौथा वाला, उसका सटीक आंसर आ रहा। ठीक, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या करें, देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इतने बड़े स्टेटमेंट में न जाकर हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं एक ब्रैकेटेड पार्ट है। ब्रैकेटेड पार्ट के लिए अब यहाँ ऑप्शन देखो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, हमको समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है। अब जब मैं इतनी देर में समझा रहा हूँ, इतनी देर आपको नहीं लगानी, आपको तो देखते ही काम हो जाना चाहिए आपका, आप समझ जाएं कि यहाँ करना क्या है। ब्रैकेटेड पार्ट है, नीचे लिखा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, खत्म हो गया कहानी। देखो लिखा है कि देयर वर क्रिएचर्स मतलब कुछ जीव जंतु, कुछ प्राणी थे। आगे लिखा है डैश द कैरियर सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक डिब्बा है, मान लो ट्रेन का एक डिब्बा ये हो गया और ट्रेन का एक डिब्बा ये हो गया, ये डिब्बे हो गए दो ट्रेन के, ठीक, कैरियज हो गया। अब इसमें बीच में क्या होता है, सॉफ्ट लगा होता है, इन दोनों को जोड़ने के लिए ऐसे लगा होता है, इसमें कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो कैरियर सॉफ्ट मतलब दोनों जो कैरियर थे उनके सॉफ्ट जो थे, सॉफ्ट के बीच में, ठीक है ना, सॉफ्ट के बीच में क्या थे, कुछ जानवर थे। तो स्टूड बिटवीन होगा या स्टैंडिंग, वर लिखा है ना, वर देखो खड़े थे वो जानवर, वहाँ पर खड़े थे। तो वर स्टूड, वर के साथ आप थर्ड फॉर्म क्यों लगाओगे, सेकेंड फॉर्म क्यों लगाओगे, ये पैसिव वॉइस तो नहीं है ना। माना कि वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन वो पैसिव में लगती है। अच्छा, क्रिएचर्स जो जीव जंतु हैं वो खुद ही तो वहाँ पे खड़े हैं, उनको खड़ा तो किया नहीं गया है, खुद वहाँ पर खड़े हैं। तो एक्टिव वॉइस होगी, और एक्टिव वॉइस में स्टैंड की वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक, स्टैंडिंग बिटवीन। अब ये स्टूड और ये स्टैंड नहीं होगा, क्लियर है कि वर्ब के साथ हम ना तो सेकेंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ना ही स्टैंड में एस मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाने का यहाँ कोई चांस ही नहीं बना। क्रिएचर्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो स्टैंड्स वैसे भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, स्टैंडिंग बिटवीन, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है, देखो 7 में छोटा सा स्टेटमेंट है, तो पढ़ के देख लो ना क्या करना है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, इसके बदले में एक वर्ड लगा दो। तो दिया क्या है कि अबंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस। अबंडेंट मतलब बहुत अधिक मात्रा में, गार्बेज कूड़ा कचरा, केप्ट एट वन प्लेस मतलब कहीं ऐसी जैसे पार्क वार्क हो, यहीं पर ढेर सारा कूड़े का ढेर लगा रखा है। तो इसको क्या कहोगे, जो कूड़े का एक जगह ढेर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीप कहते हैं, ठीक है ना बच्चा, हीप लगाना पड़ेगा इसके लिए। अब जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं हमको मिलता है कि नहीं। माउंड ऑफ गार्बेज, माउंड ऑफ गार्बेज देखो, माउंड जो होता है ना वो नेचुरली बना होता है, टीला कहते हैं माउंड को, ठीक है ना। माउंड को क्या कहते हो, टीला, जो प्राकृतिक रूप से बन जाता है उसको हम माउंड कहते हैं, ठीक। हिल ऑफ गार्बेज मतलब कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, तो हिल नहीं लगाएंगे उसके लिए। हम बोलचाल में भले बोल देते हैं कि कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, लेकिन हिल नहीं लगाएंगे अंग्रेजी में उसके लिए। हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर को हीप कहते हैं हम लोग, यही तो हमने अभी लिखा था ना। लॉट ऑफ गार्बेज बिल्कुल नहीं, लॉट ऑफ गार्बेज वहाँ नहीं लगाना है, ये क्वांटिटी हो जाती है, ढेर सारे अधिक मात्रा के लिए लगाते हैं ना। ढेर अगर ऐसा लगा हुआ है तो उसको क्या लगाओगे, हीप लगाओगे, ठीक है। आगे आ जाओ 8 वाले नंबर पे। तो 8 में क्या है भाई, देखो यहाँ पूछ रहे हैं स्पेल्ट, ये जैसे मिला स्पेल्ट करेक्टली, ठीक है। तो बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, और करेक्ट कौन है, ओनली वन, केवल एक है। तो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताओ। देखो एक लिखा है सीज, तो पहले सीज को समझो, कौन कौन से सीज होते हैं। एक होता है SEIZE, लिखते रहिएगा, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे और वर्ड बताने हैं, तो देख लेना इसको। SEIZE, और एक होता है SIE, तो जिसमें SI होता है उसमें GE लगा होता है, ठीक है ना। तो अब ये जो सीज है, अब देखो इसमें दोनों तरह से इसकी स्पेलिंग गलत है। अच्छा, एक सीज और होता है जिसका मतलब ये होता है CEASE, ये भी समझ लो, CEASE होता है ना, सीज फायर जैसे, जिसे सीज का मतलब स्टॉप, रोक देना, तो ये वाला सीज होता है। तो ना ये तो ये वाला सीज है, ना तो ये वाला सीज है, ना तो ये वाला सीज है, यही 3 सीज होते हैं। तो इस जो ये है इसकी स्पेलिंग क्या है, ये गलत हो गई है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे फ्लावर, तो फ्लावर की स्पेलिंग में डबल डब्लू तो होता नहीं, एक ही डब्लू होता है। अब आ जाओ रिदम में, रिदम में RHYTHM, ये स्पेलिंग एकदम से सही है, RHYTHM रिदम। एक दिन और आया था ना रिदम, जिसमें सेंटेंस में दिया हुआ था, उसमें रिदम लिखा हुआ था, मैंने कहा था रिदम की ये स्पेलिंग गलत है, जिसमें सेंटेंस में था, शायद परसों या नरसों वाले डिस्कशन में था ये। तो ये स्पेलिंग सही हो गई, तो आंसर तो हमारा यही है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। रिकमेंड दिया हुआ, तो देखो रिकमेंड की स्पेलिंग में एक्चुअली गड़बड़ी क्या हुई है कि RECO, यहाँ तक तो ठीक है, M जो है ना वो डबल होना चाहिए था, और कोई गलती नहीं थी इसमें। अब लेकिन एक गलती हो गई तो हो ही गया गलत वो, तो इसमें रिकमेंड में डबल M होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। तो 3 गलत हुए, एक आपका सही निकला। अब आओ 9th वाले पे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में बच्चा क्या है, इसमें इन्होंने फिर वही ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखो क्या लिखा, अ पर्सन हु लीव्स हिज नेटिव कंट्री, एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़ देता है और सेटल इन अनदर, दूसरे देश में जाके बस जाता है। जैसे हम लोग इंडिया में हैं, तो हम में से, आप में से कल को आप लोग सक्सेसफुल होते हो तो पता लगा कि अमेरिका में जाके बस गए, कोई इंग्लैंड में जाके, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए। तो जब आप अपना देश छोड़ के अपने देश से किसी दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इमिग्रांट। क्या होगा, EMI। कैसे याद रखोगे भाई, अगर आप कोई कहीं लोन वोन लेते हो तो आपके बैंक से EMI जाती है, EMI। तो EMI क्या होती है, जाती है ना, EMI आपके अकाउंट से कट के जाएगी, तो बस समझ लेना EMI ग्रांट, मतलब EMI चली गई। तो जो अपना देश छोड़ के चला जाएगा वो क्या होगा, इमिग्रांट, EMIGRANT, EMI ग्रांट हो गई, मतलब अब जाएगा वो आदमी। ठीक है, तो ये तो याद कराने के लिए था, वैसे मतलब ये समझ जाना इमिग्रांट होता। अब और वर्ड है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र। जैसे आप कहीं पे रह रहे हैं, जैसे मान लो मैं लखनऊ में रह रहा हूँ बहुत दिन से, तो हम यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बनवा, हम तो यहीं के हैं ही। तो डोमिसाइल होता है कहीं का आपका निवास प्रमाण पत्र। जो आगे लिखा है इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब क्या होता है, एक होता है इटिनरेरी, एक होता है इटिनरेंट। इटिनरेरी मतलब होता है यात्रा का विवरण होता है, जिसमें पूरी डिटेल लिखी होती है। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो पूरी डिटेल होगी, इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पहुँचेंगे, इस होटल में रुकेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, आराम करेंगे, इतने बजे निकलेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, उसमें 2.5 घंटा लगेगा, वहाँ दर्शन करेंगे, फिर लौट के इतने बजे से इतने बजे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से इतने बजे ट्रेन पकड़ेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो जर्नी का पूरा डिटेल होता है उसको हम लोग इटिनरेंट कहते हैं। नोमेड एक दिन और आया था। नोमेड का मतलब होता है जिप्सी टाइप के लोग होते हैं, जिप्सी, समझ गए ना, ये PSY, जिप्सी। ये घुमंतु मतलब बंजारे होते हैं, जो आज मतलब कुछ दिन एक जगह पर डेरा डाल के रुकेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही अपने पूरे कुनबे के साथ, पूरे कबीले के साथ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, वो नोमेड होते हैं, बंजारे होते हैं। मतलब इनका कोई परमानेंट निवास नहीं होता है, घूमते खाते अपना बिजनेस करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। आंसर ये था, बाकी तीनों के मैंने आपको मीनिंग बता दिए। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। तो 10 में देखो फिर से खाली जगह भरने के लिए कहा है। अब पढ़ो, दिखा एंड हिज डैश मैनर। उसका मतलब मैनर, अब देखो यहाँ मैनर लिख दिया ना, तो इसका मतलब यहाँ मैनर का कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एंड हिज डैश मैनर। आगे लिखा है शुड नॉट बी मिस्टेकन। आपका उसका जो ये मैनर है उसको देखिए आप ये मिस्टेक ना करिए फॉर लैक ऑफ एनर्जी। मतलब कुछ गड़बड़ी होगी, उसका जो मैनर है, जो तरीका है उसके तरीके में कुछ गड़बड़ी होगी। वही राइटर कह रहा है कि उसका डैश मैनर देख करके ये मिस्टेक मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा समझने की उसके अंदर लैक ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि उसके मैनर में क्या गड़बड़ है। तो हिज डिबेस ऑफ मैनर। डिबेस का मतलब क्या होता है ना, डिवैल्यूएट कर देना। डिवैल्यूएट करने का मतलब होता है जैसे किसी मुद्रा अवमूल्यन, समझ रहे हो ना, मुद्रा अवमूल्यन वो होता है डिबेस कर देना। तो इन्फ्लेशन नहीं, कुछ और कहते हैं इसको, इन्फ्लेशन में तो वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो ये अवमूल्यन हो जाता है, डिफ्लेमेशन कह सकते हो। हाँ, इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है। तो डिबेस हो गया, तो डिबेस तो यहाँ लगेगा ना, डिबेस मैनर के लिए लग नहीं पाएगा। डोंट का मतलब क्या होता है, धमकी देना, थ्रेटन, डराना किसी को।
तो डराने वाला अगर होगा मैनर उसका, तो लैक ऑफ एनर्जी में तो कहेंगे कुछ निगेटिव चीज़ है ना, थ्रेटनिंग मैनर नहीं है। डिफिडेंट लिखा है, तो डिफिडेंट क्या होता है बेटा? कॉन्फिडेंट का अपोजिट होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हुआ? आत्मविश्वास से भरा हुआ एकदम। और डिफिडेंट का मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये मैनर के लिए आ सकता है। अगर किसी आदमी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है तो कह रहे हैं उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मैनर है उसको देख करके ये ना कहिएगा कि उसके अंदर एनर्जी की कमी है। तो डिफिडेंट हमको सुटेबल लगा यहाँ पे। डीम का मतलब क्या होता है? परसीव। परसीव का मतलब क्या होता है? आप जैसा समझें। जैसे कहते हैं नहीं कि ये मतलब इसमें क्या किया जाएगा, तो कहते हैं एज यू डीम इट फिट। एज यू डीम इट फिट मतलब जैसा आपको उचित लगे, जैसा जो आपको मतलब जो आपको सही लगे, जो आप सही समझें वो कर लीजिए। तो डीम मतलब वही होता है व्हाट यू थिंक। थिंक मतलब सोचना, परसीव करना, अंडरस्टैंड, आपको जो लगे, जो सही उचित लगे, तो डीम कहते हैं उसको। फिलहाल यहाँ मैनर के लिए सुटेबल वही डिफिडेंट ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11 में पूछ रहे हैं क्या? देखो, अब जब स्लैश लगा होता है ना तो एक शंका हो जाती है कि एरर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ ऑप्शन दिख जाता है तो एकदम पक्का हो गया कि एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है डोंट यू गेट इन्वॉल्व, संध्या विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम। संध्या अर्जेंटली उससे मतलब अर्जेंटली मतलब बड़ी इमरजेंसी में, विस्पर मतलब फुसफुसा के उससे बोली डोंट यू गेट इन्वॉल्व। तो देखो गेट के बाद क्या लगनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक दिन मैंने बताया था आप लोगों की जो हैज के जितने भी फॉर्म होते हैं, हैज हो गया या हैव हो गया या हैड हो गया, प्लस एक चीज़ और मैंने कहा था गेट लगा होगा तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फिर वही वर्ब फॉर्म कल भी बताए थे। रोज़ एक बात कहते हैं कि देखो, अच्छा हम कहते क्यों हैं? रोज़ उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म, वर्ब फॉर्म। तो एक वीडियो बना हुआ है जिसमें दो लेक्चर हैं, उसमें ये सब बताए हैं गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ देखो लिखा है गेट ना, डोंट यू गेट। गेट के बाद इन्वॉल्व की क्या होनी चाहिए थी? थर्ड फॉर्म, इन्वॉल्व होना चाहिए था। गलती कहाँ है? देखो ये है इन्वॉल्व वाला पोर्शन ना, तो तीसरा वाला गलत माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहे थे? अब इतना बड़ा सा दे दिया तो देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो इसमें हमको क्या देखना है? इडियम फ्रेज लिखा हुआ है। इडियम फ्रेज का मतलब बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ। तो बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होता है। अब देखो इसको बायोलॉजिकली मत ले जाना, ये मुहावरा है ना। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में चम्मच नहीं रहती है। ये कहने का मतलब हुआ कि जब कोई बच्चा पैदा हुआ उसको पैदा होते ही चांदी के चम्मच से दूध पिलाया गया, मतलब अमीर घर में पैदा हुआ है, यही ना। तो ये इसी सेंस में आप मीनिंग ढूंढिए। यूजफुल फॉर वंस पर्पज बिल्कुल नहीं। टू अकम्प्लिश 2 टास्क इन 1 अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं। बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, हाँ ये होगा। जिस बच्चे को पैदा होते ही चांदी के चम्मच से दूध पीने को मिलेगा, इसका मतलब हुआ कि वो अमीर घर में पैदा हुआ है। ये थर्ड वाला ऑप्शन आया। आगे आ जाओ 13 नंबर पे। 13 नंबर देखो ये ब्रैकेटेड पार्ट है, अंडरलाइन नहीं है, ब्रैकेटेड है। तो चांस क्या है? या तो ये इडियम होगा कोई, ठीक है, या तो इसका इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे 4 इडियम दिए हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न, ब्लू फील ब्लू, और पेंट द टाउन रेड, और आई टू आई। एक्चुअली ये 4 इडियम हैं और ये क्या है? उन इडियम्स का मतलब है। तो इसमें से किस इडियम का ये मतलब है ये आपको बताना होगा। तो सेंटेंस एक बार पढ़ के देखते हैं हम लोग। हिज मदर एंड आई, उसकी मम्मी और मेरा क्या है कि शेयर द सेम ओपिनियन। मतलब क्या हुआ? राय एक है, मेरी और उसकी मम्मी की राय एक है। किस बारे में? अबाउट हिज डिसीजन टू ड्रॉप आउट द कॉलेज, वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर दे, इस बारे में मेरा और उसकी मम्मी का जो ओपिनियन है वो दोनों का सेम है। तो सेम ओपिनियन होना, इसके लिए आप इडियम ढूंढिए। तो पहले इडियम कौन सा दिया है? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगा देना। स्ट्रेन एवरी नर्व, मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब 2-3 और मुहावरे मैंने बताया। मतलब स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है ना, आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब ये होता है धरती आसमान एक कर देना। तो ये होता है इसका मतलब। तो ये तो यहाँ लग नहीं पाया फिलहाल। फील ब्लू का मतलब आप सैड फील कर रहे हो या डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। क्या? सैड या डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। तो ये भी यहाँ नहीं लग पाएगा सेम ओपिनियन में।
पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड, अब ये मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ पेंट द टाउन रेड का क्या मतलब होगा। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, जब जीती थी तब, और हो सकता है भगवान करे इस बार भी जीत जाए, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, जब जीती थी तो लड़के जानते हो मोटरसाइकिल लेके सड़क पर, अब एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3 4-4 मतलब चौराहे पर से निकल रहे हैं। उस दिन ट्रैफिक वाले भी रोक नहीं रहे थे। तो ये क्या है, जो खुशी है इनको ना, खुशी घर के अंदर नहीं, घर के बाहर निकल के चौराहे पर चिल्ला चिल्ला के खुशी मना रहे हैं। अच्छा, उस दिन किसी को बुरा नहीं लग रहा था, सब खुश थे, पूरा देश खुश था, जश्न मना रहा था। तो इसी को कहते हैं जब हम घर से निकल के बाहर खूब हो हल्ला मचा करके पूरे मोहल्ले को जगा करके खुशी मनाते हैं, वो होता है पेंट द टाउन रेड। ठीक है, ऑप्शन ये भी नहीं है, यहाँ पर आंसर नहीं है, पर ये इनको जानो जरूरी है। हो सकता है ये कल पूछ लेना इन्हीं को। ठीक है, तो CI2I, CI2I का मतलब होता है मेरी राय तुम्हारी राय एक ही है, तो ये होता है CI2I, और यही है शेयर द सेम ओपिनियन। आपका आंसर हो गया चौथा वाला। बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला आ जाओ। तो ये 14 नंबर का है, रॉन्गली स्पेल्ट। इसके पहले वाले में क्या था, करेक्टली स्पेल्ट, इसमें क्या था, रॉन्गली स्पेल्ट। रॉन्गली स्पेल्ट में एनोनिमस, देखो यहाँ एनोनिमस की जो स्पेलिंग है वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो ज़रा लिख के मैं देखता हूँ क्या होगी। ANONY, एनोनी, यहाँ तक तो ठीक है, एनोनी, ANONY। उसके बाद एनोनिमस होता है, तो M होगा, O होगा, U होगा, S होगा, तो एनोनिमस। यहाँ आके इन्होंने Y के बाद OMUS कर दिया, जबकि M के बाद O होना चाहिए, तो यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, परफिडियस तो इन्होंने सही दिया हुआ है, इसकी स्पेलिंग ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। परफिडियस का मतलब जानते हो, अब देखो सेंटिमेंटल ना हो जाना, इसकी मीनिंग होती है बेवफा। ठीक है, अब किसी को याद न करने लगना। बेवफा का मतलब जिसने धोखा दिया हो, जिसने विश्वासघात किया हो, तो वो परफिडियस होता है। ये रूट वर्ड इसका क्या होता है, फाइड। फाइड का मतलब होता है किसी में कॉन्फिडेंस दिखाना, तो परफिडियस इसी से बना हुआ है। आगे आ जाओ, सर्क्यूसस। सर्क्यूसस का मतलब क्या होता है, गोल गोल, मतलब ऐसे 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 गोल गोल, सर्क्यूसस होता है। एक मतलब सर्किल से बना हुआ है, गोल 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 हो गया। एडुलेशन क्या होता है, देखो एडुलेशन अगर एक बहुत ही देहाती भाषा में बोलें, ठीक है, तो मतलब ये कोई बहुत ख़राब गंदा वर्ड भी नहीं है, पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर मैं वो बोल देता हूँ। तलवे चाटना, एक वर्ड सुना होगा ना, तलवे चाटना। तो तलवे चाटने का मतलब जानते हो क्या होता है, चापलूसी करना, किसी की जी हुजूरी करना, झूठी। अरे साहब आप तो क्या कहना, आप तो मतलब बहुत महान है, ठीक है, ये होता है। तो अपने फ़ायदे के लिए आप किसी की झूठी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी मतलब जी हुजूरी कर रहे हैं, फ्लैटरिंग कर रहे हैं, साइकोफेंट हैं आप, साइकोफेंसी कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं एडुलेशन। ठीक है, बढ़ें आगे। आंसर मतलब इन सब की स्पेलिंग सही है, आंसर ये वाला है। ये चार तो आपको मतलब बता रहे थे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 15 नंबर पे देखो, क्या इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ये इतना ब्रैकेटेड पार्ट है, ब्रैकेटेड पार्ट है, यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ। व्हेन इट कम्स टू फेस मास्क्स, जब बात आती है मास्क्स की, ठीक है, फेस मास्क की बात आती है, तो द मार्केट आर फ्लडेड विथ चॉइसेस, तो मार्केट में बाढ़ है, मतलब इतनी ज़्यादा फेस मास्क की बात है, तो आपकी इतनी चॉइस है, तरह तरह के यार, मतलब कपड़े का और न जाने किस किस चीज़ का, ये 19 वो 19, कितने तरह का सर्जिकल मास्क है, बहुत तरह के मास्क मिलते थे ना उस समय। ठीक है, तो अब यहाँ पे गलती क्या हो रही है, देखो यहाँ लिखा है मार्केट, मार्केट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ क्या लिखा है, आर, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। मतलब बहुत ही आसान, बेहद इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन क्या होगा, अब जब जल्दी में पढ़ जाओगे तो नहीं मिलेगा, जरा इत्मीनान से पढ़ो। मार्केट आर, तो मार्केट आर नहीं होगा, मार्केट इज हो जाएगा, मार्केट इज फ्लडेड विद चॉइसेस। आंसर ढूंढो, यहाँ मार्केट के साथ आर ही लगा है, यहाँ मार्केट के साथ इज लगा है, और यहाँ मार्केट्स कर दिया। अब की बार उल्टा गलती कर दी, तो नाउन प्लूरल कर दिया, वर्ब सिंगुलर कर दी, तो मार्केट्स के साथ इज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ, थर्ड वाला। बढ़े आगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पे ब्रैकेटेड है, ब्रैकेटेड है, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नो ऑप्शन, ये नो सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं दिया है, तो स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, विच इज सिमिलर इन मीनिंग,
विच इज सिमिलर इन मीनिंग। तो जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसका साइनोनिम लगाना है आपको, ठीक है, साइनोनिम लगाना है और देखना है सेंस में सूटेबल होना चाहिए। द स्काई वॉज अलाइट, जो आसमान था क्या था, वो एकदम अलाइट था। अलाइट मतलब क्या हुआ, तो एकदम चमक रहा था, प्रकाश था, उजाला था। फ्रॉम टॉप टू ओरिजिन, कहाँ से, टॉप मतलब क्या हुआ, जैसे आप जहाँ पे हैं, जैसे मैं यहाँ अभी ऊपर सर करके देखूंगा तो छत दिखाई देगी। खुले आसमान के नीचे आप खड़े हो जाइए, उसके बाद ऐसे करके देखिए तो आसमान दिखाई देगा। तो आसमान का जो टॉप मोस्ट पॉइंट आपको दिखाई देता है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, जेनिथ कहते हैं। तो बात स्काई की हो रही है ना, तो स्काई का जो टॉप होता है उसको क्या कहते हो, उसको जेनिथ कहते हो, ठीक है। अच्छा, टॉप के लिए और वर्ड लगे हैं, समिट लिखा हुआ। तो समिट जानते हो किसकी होती है, समिट किसी हिल की होती है, कोई पहाड़ वहाड़ की जो चोटी होती है उसको समिट कहते हैं हम लोग। एक वर्ड और होता है क्रेस्ट, CREST। तो कभी कभी होता है सफलता की चोटी, तो अक्सर इस क्रेस्ट तब हम लोग यूज़ करते हैं सक्सेस वगैरह के लिए होता है। हालांकि पहाड़ की चोटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, पेड़ों की चोटी के लिए भी कहा जाता है टॉप के लिए। तो हिल देखो, समिट हो गया और क्रेस्ट हो गया और टॉप हो गया, तो घर वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आसमान में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनिथ कहते हैं। तो आंसर तो पहला वाला होगा। अच्छा, बेस आधार होता है, स्टार्ट आप जानते ही हैं, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन हुआ आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, 17 में क्या कह रहे हैं। 17 देखो यहाँ दिख रहा है नो एरर, तो मतलब समझ में आ गया कि यहाँ करना क्या है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, टीचेज अस, वो हमें सिखाती है वन मेजर लेसन, एक बहुत बड़ा पाठ। तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी सुधार हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स, जो हमारे सुधार हैं उनकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, वो हमको एक बहुत बड़ा एक मेजर लेसन सिखाती है। अब लिखा है लाउड एंड क्लियरर। लाउड एंड क्लियरर का मतलब क्या हुआ, तो ये ढंग हो गया ना, लेसन का लिए लेसन की विशेषता है या सिखाने का तरीका है, आप ये पकड़ लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो रिफॉर्म्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी हमको एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है, तो बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। तो लेसन के लिए तो हम यहाँ मेजर लगा ही चुके हैं एडजेक्टिव इसकी। अब यहाँ जो लाउड एंड क्लियरर लिखा हुआ, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, टीचर्स की, मतलब किस तरह से सिखाती है। तो पहली बात तो ये वर्ब के लिए हम क्या यूज करेंगे, एडवर्ब यूज करेंगे, एडजेक्टिव नहीं यूज करेंगे, पहली बात। तो लाउड गलत है, लाउडली, और क्लियरर गलत है, क्लियरली होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या, लाउडली एंड क्लियरली। अब कंपैरेटिव डिग्री में अगर लगाना चाहते हो तो एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री होगी, ना कि एडजेक्टिव की। लाउडर एंड क्लियरर नहीं, यहाँ गलती तो लाउड लगाकर ही कर दी है, पकड़ना चाहो तो ऐसे ही गलती हो गई। लाउड एंड क्लियरर, लाउड किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है, क्लियरर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, गलत तो ऐसे ही हो गया। लेकिन इसकी जगह पर सही क्या होगा, ठीक है, वो देखना है। या तो ये लाउडली एंड क्लियरली करो, एडवर्ब चाहिए, लाउडली एंड क्लियरली करो, ये सही होगा। अगर कॉपरेटिव डिग्री में रखना चाहते हो तो एडवर्ब की कॉपरेटिव डिग्री हो, तो लाउडलियर एंड क्लियरलियर दोनों ऐसे होगा। क्लियरली की कॉपरेटिव होगी क्लियरलियर, या मोर लगाओ, मोर लाउडली एंड मोर क्लियरली ऐसे लगा दो, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए। फिलहाल गलती इसी में है आपका, ये वाला जो पहला वाला पोर्शन है ये है ब्लंडर, यहाँ पे बड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है। सही दो ढंग से हो सकता है ये, ठीक। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर का है। तो 18 ये रहा 18, इसमें क्या करना है आपको, अपोजिट मीनिंग बतानी है, ठीक। देखो जब छोटा सा स्टेटमेंट होता है तो देख लेने में कोई हर्ज नहीं, जितना ढूंढोगे नीचे उतने में वो पढ़ लोगे। तो अपोजिट इन मीनिंग, तो ये दिखा है एब्सेंस, एब्सेंस की अपोजिट मीनिंग क्या होती है, अब एब्सेंस की अपोजिट मीनिंग क्या होगी, प्रेजेंस, यही तो पढ़ा होगा। अगर आप बुक पढ़ोगे, किताब रटोगे तो एब्सेंस की क्या मिलेगी, प्रेजेंस। लेकिन यहाँ देखो प्रेजेंस है भी कि नहीं है। तो एब्सेंस क्या होता है, डर्थ, अभाव के लिए। डर्थ क्या होता है, डर्थ हो गया अभाव, तो ये क्या हो गया, सिमिलर, तो ये साइनोनिम होगा। आंसर तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये साइनोनिम है। वैनिटी का मतलब क्या होता है, एरोगेंस, अहंकार को कहते हैं वैनिटी, घमंड को कहते हैं। तो ये इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और सरफीट का मतलब क्या होता है, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या हुआ, आपको 3 रोटी की भूख है, आपके पास 5 रोटी है, तो 2 रोटी आपके पास क्या है, सरप्लस है, मतलब ज़रूरत से
ज़्यादा है। अब यहाँ प्राइवेशन दिया हुआ तो प्राइवेशन प्राइवेट से बना हुआ, इसका कोई लेना देना नहीं। अब जो 4 वर्ड थे उनमें 2 का इस वर्ड से कोई लेना देना ही नहीं था और 2 का इस वर्ड से लेना देना है। तो पहले ये देखो एब्सेंस क्या होगा, किसी वस्तु का अभाव, तो डर्थ मतलब भी होता है अभाव, इसका लेना देना है, ये साइनोनियम है। वैनिटी का और प्राइवेशन का कोई मतलब ही नहीं है उस वर्ड के साथ, और सरफीट का मतलब हो गया अधिकता, तो ये एंटोनिम हो गया। ठीक समझ गए ना। तो आंसर कौन सा होगा, पूछा अपोजिट है तो एंटोनिम ये होगा। ठीक, गलती से डर्थ मत लगा देना, इसीलिए बहुत कायदे से क्वेश्चन पढ़ा जाता है अपोजिट है कि सिमिलर है, क्योंकि ऑप्शन ये दोनों दे देंगे और जरा सी चूक करोगे तो गई भैंस डैश डैश। समझ गए ना, समझदार हो। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो खाली जगह भरना है। लिखा है टॉवेल ऑफ। टॉवेल ऑफ मतलब अपने टॉवेल को उतारो, जैसे आप नहा के आ रहे हो। ठीक, नहा के आ रहे हो तो आदमी कहता है ना कि मतलब टॉवेल उतारो, एंड डैश योर मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर को डैश करो। तो मॉइस्चराइजर क्या किया जाता है भाई, टॉवेल उतार के मॉइस्चराइजर को क्या करोगे, मॉइस्चराइजर बॉडी में लगाया ही तो जाता है। तो मॉइस्चराइज़र लगाने को क्या कहोगे, सरेंडर मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं होगा, अप्लाई करो। हाँ बिल्कुल, मॉइस्चराइज़र हम अप्लाई ही तो करेंगे, कोई दवा होती है तो उसको अप्लाई करते हैं ना। मॉइस्चराइज़र को रिफ़र और टच नहीं किया जाएगा, एक ही ऑप्शन है वो अप्लाई किया जाएगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 में क्या है भाई, देखो यहाँ लिखा है साइनोनिम। साइनोनिम किसका, विड्रा का। विड्रा का मतलब क्या होता है, अपनी कदम वापस लेना। जैसे हमने कंप्लेन की, हम अपनी कंप्लेन वापस लेते हैं। सपोज हमने आपको गाली दी, हम कहते हैं हम भाई अपने शब्द वापस लेते हैं, तो आई विड्रा माई वर्ड्स, तो ये विड्रा कर लेना है, वापस ले लेना है। कंबाइन का मतलब क्या होगा, कंबाइन 1 + 1 कर दिया, कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं। इंगेज करना क्या होता है, इंगेज होता है किसी के में आप शामिल हो रहे हो, तो ये भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। परसर्व होता है, परसर्व मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी होती है। परसिवरेंस होता है ना, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, तो परसर्व मतलब कंसिस्टेंट हो गया, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ, तो कोई लेना देना नहीं। रिट्रीट का मतलब होता है ना पीछे हटना, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, जैसे जो कदम आपने आगे बढ़ा दिए थे वो अपने कदम पीछे हट गए, तो रिट्रीट कर जाना होता। तो विड्रा मतलब क्या होगा, यही रिट्रीट कर जाना होगा, ये चौथा वाला आंसर हुआ। अब आते हैं आपके 21 से लेकर के 25 तक में। तो होता क्या है 21 से 25 तक में, वही रोज़ वाली कहानी, एक पैराग्राफ, 5 खाली जगह हैं, उनको फिल करना है आपको, 4-4 ऑप्शन मिलेंगे। तो चलो पढ़ के देखते हैं। लिखा है द स्टडी, कोई स्टडी की गई है। द स्टडी पब्लिश्ड टुडे इन अ मैगजीन, एक मैगजीन में छपी है, एक स्टडी है, कोई लेख वगैरह आर्टिकल वगैरह है, उसमें पाया गया है, फाइंड्स होता, उसमें ये पाया गया है कि किड्स मतलब बच्चे, डैश प्लेड ओनली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, मतलब ऐसे बच्चे जो इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट मतलब जैसे टेनिस हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, मतलब क्या हुआ कि ये इंडोर गेम है जिसमें सिंगल खेला जाता है, जिसमें टीम नहीं होती है। ठीक है, तो जो इस तरह के गेम खेलते हैं, टेंडेड का मतलब क्या हुआ, उनका कुछ आशय किस तरह का होता है, टेंडेड टू डैश मोर मेंटल हेल्थ डिफ़िकल्टीज। तो ये बच्चे क्या करते हैं, मोर मेंटल हेल्थ को गोली मारो, लिखो डिफ़िकल्टीज। तो हम डिफ़िकल्टीज़ को क्या करते हैं, जाहिर सी बात है डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं ना, सामना करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना। ठीक है, अब यहाँ लिखा है जो, इन्होंने कहा कि उस मैगजीन में लिखा है कि वो बच्चे जो इंडिविजुअल गेम खेलते हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे जो, और जो के लिए किड्स के लिए इंसान के बच्चे हैं तो हु लगेगा, फिक्स हो गया इस वाले में, हु लगेगा और कुछ लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो आगे लिखा है एज अ रिसर्चर, हॉफमैन एक मतलब कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने रिसर्च किया है। हैज़ लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड, बहुत दिनों से उनको इंटरेस्ट था किस काम में, ये पता लगाने में कि हाउ स्पोर्ट्स डैश द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ यंग पीपल, कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल हेल्थ पर, लोगों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर हाउ का मतलब क्या हुआ, असर डालना, यहाँ कैसे प्रभाव डालता है, तो यहाँ पर लग जाएगा। आगे लग जाएगा पार्टली बिकॉज, आंशिक रूप से कुछ मात्रा में इसलिए, बिकॉज स्टडीज हैव डैश बोथ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। तो स्टडीज जो की गई हैं, जो रिसर्च किए गए हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का एसोसिएशन पाया गया है। मतलब स्पोर्ट्स और बच्चों के मानसिक हेल्थ के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की डैश चीज पाई गई है। तो यहाँ 4 नंबर पे क्या होगा, पाया गया है, ऐसी चीज होगी ना, डिस्कवर्ड, फाउंड, इस तरह की कोई चीज लगेगी। डैश इन चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंस, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो मतलब एक आइडिया लग गया कि किस तरह का पैसेज है और हमें किस तरह के वोकैब यहाँ पे यूज करनी है। चलो फिर शुरू करते हैं। एक तरफ से हम लोग, ये पहला वाला है ना, ठीक है, तो इसको एक बार क्लियर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। लेकिन एक मिस्टेक हो गई है, मैं मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक बिकॉज इट वाज फ्रॉम माय साइड। तो ये मेरी ओर से गलती हो गई है कि जो ऑप्शन है ना, ये जो नंबर 1 वाला है वो एक्चुअली जो ये फिलर हैं वो नंबर 2 के हैं, और जो नंबर 2 पे हैं वो नंबर 1 वाले फिलर टाइप हो गए हैं बाय मिस्टेक। तो यहाँ नंबर 1 पे हमको लगाना चाहिए था ना रिलेटिव प्रोनाउन, और यहाँ पे क्लेम, फेस और ये आ गया है। तो मैं आपको वो वाला पेज खोल के दे रहा हूँ जिसमें ये वाला फिलर था। तो ये देखिए आप, तो यहाँ पे लिखा नंबर 2 है, लेकिन ये जानते हो क्या लिखा, हुज, हु, विच और दैट लगा हुआ है, ये है पहले वाले के लिए। तो यहाँ जो ये 2 लिखा है उसको मैं कर दे रहा हूँ 1, आप समझ जाइएगा, ये 1 है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये 22 को क्या मानो, 21 है। तो ये 21 वाला फिलर है, ठीक है, 22 वाला नहीं, 21 वाला फिलर है ये। और चलो देखिए यहाँ पे क्या लगाना है, द स्टडी पब्लिश्ड टुडे इन अ मैगजीन, एक मैगजीन में एक स्टडी आई है, फाइंड्स, उसमें पता लगाएगा कि किड्स डैश प्लेड ओनली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, वो बच्चे जो इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलते हैं। तो जो के लिए क्या लगाओगे, सब्जेक्ट भी चाहिए हमें, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लगा सकते हैं, हुज लगा नहीं सकते, सब्जेक्ट के रूप में हु है, दैट है, विच है लगा सकते हैं, लेकिन आदमियों के लिए विच लगता नहीं है तो ये कट गया, ठीक है, तो दैट नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे हु, यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है, हु और दैट दोनों लग सकता है, दैट भी लग सकता है, आप तर्क करेंगे तो लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन जब हु और दैट दोनों दिया होता है तो हम हु को प्रेफर करते हैं, तब दैट नहीं लगाएंगे। अगर हु ना होता या वहाँ पे गलत होता तो हम दैट को प्रेफर कर लेते हैं। हु और दैट दोनों हो तो हम, देखो असली नकली दोनों हो तो असली वाला प्रेफर करोगे ना, ठीक है। तो आ जाओ, अब देखो ये पहला फिलर हो गया, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये जो जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, मैं ये थोड़ी सी मैंने आपसे बोला था कि गड़बड़ी हो गई, ये एक्चुअली नंबर 2 वाला है, ठीक, ये नंबर 2 वाला है। ये जो 21 लिखा है इसको 22 समझ लो, ठीक है। आपके PDF में सही वाला मतलब कर देंगे हम। तो ये दूसरा वाला फिलर है, तो हमको इसके लिए ढूंढिए, यहाँ ऑप्शन जो है वो इसके वाले दिए हुए हैं। तो आगे लिखा है कि जो बच्चे इंडिविजुअल स्पोर्ट जैसे टेनिस वगैरह खेलते हैं, जिम्नास्टिक वगैरह, टेंडेड टू डैश मोर मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज को हम क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो क्लेम करेंगे डिफिकल्टीज को, बिल्कुल नहीं। फेस करेंगे डिफिकल्टीज को, यस। एब्जॉर्व करेंगे डिफिकल्टीज को या ब्रीथ करेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, डिफिकल्टीज को फेस किया जाता है, 2 वाला हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट, मतलब 3 नंबर वाला फिलर, ये सही है। अब 23 से ठीक है, वही पहला मतलब 21 वाला उलट पुलट गया था। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या दिखा, देखो इन्होंने कहा कि एज अ रिसर्चर इन्होंने पता लगाया था, बहुत ज़्यादा दिनों से इंटरेस्टेड थी ये पता लगाने में कि हाउ स्पोर्ट्स डैश द फिजिकल साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ यंग पीपल, कैसे स्पोर्ट्स जो है वो मतलब यंग पीपल के साइकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल सही। टॉर्मेंट करता है, सताता है, टॉर्चर करता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। थ्रैश का मतलब क्या होता है, कूट देना, थ्रैश समझ रहे हो ना, पकड़ के कूट दिया, ठीक है, तो वो हो जाता है, मतलब पीटने के सेंस में आता है, ये लगेगा नहीं। स्पोर्ट्स हमारे मेंटल हेल्थ को कूटता नहीं है और रिक्वेस्ट भी नहीं करता है, ना तो टॉर्मेंट करता। क्या करते हैं कि पता लगा रहे थे कि कैसे वो हमारे मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, प्रभाव, इन्फ्लुएंस करता है, ये सब लगना चाहिए था। तो इम्पैक्ट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे भाई, आपका नेक्स्ट मतलब ये चौथा वाला फिलर है, कहाँ लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है। तो स्टडीज हैव डैश, स्टडीज में ये चीज़ पाई गई है कि वो मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों इफेक्ट डालता है। तो हैव ही लगा है, ये हैव लगा है तो अब हमको वर्ब की 3rd फॉर्म चाहिए। तो फाइंड और फाउंड्स तो होगा नहीं, देखो फाउंड या 2nd फॉर्म में एस लगा दी, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब बचा फाउंड और फाउंडेड, ठीक है ना। तो फाउंडेड क्या लगता है, नींव रखने के लिए, किसी चीज़ की शुरुआत करना, तो ये नींव डालने वाला तो यहाँ आ नहीं रहा है, तो इस स्टडीज में ये पाया गया है, तो फाउंड होगा। फाइंड की 3rd फॉर्म क्या होगी, फाइंड फाउंड होगा, तो ये फाउंड लगेगा, यहाँ फाउंडेड नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आपका आखिरी वाला फिलर बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका फिलर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि रिलेशन बताना है ना, इसमें एसोसिएशन मतलब रिलेशन बताना है किसके किस चीज़ में, बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डैश इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। तो अब देखो यहाँ है हेल्थ के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ क्या, यहाँ हेल्थ के साथ क्या लिखा है, मेंटल लगा है। मेंटल हेल्थ में और स्पोर्ट्स की डैश चीज़ में एसोसिएशन बताना है। तो स्पोर्ट्स की डैश चीज़ कौन सी चीज़ हो सकती है, स्पोर्ट्स के सेलिब्रेशन में या स्पोर्ट्स के इस्टेब्लिशमेंट में या स्कूल के रिम्यूनरेशन में या स्पोर्ट के पार्टिसिपेशन में। तो सेलिब्रेशन आप जानते ही समारोह हो जाएगा, उसको सेलिब्रेट करना। इस्टेब्लिशमेंट आप भी पता है। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, जब आपको कुछ खेलते हैं और आपको इनाम वगैरह मिलता है, ठीक। और पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, आप जब खेल में पार्टिसिपेट करते हो। तो इसमें मतलब किस चीज़ का बच्चों के दिमाग पर ज़्यादा असर पड़ेगा, सेलिब्रेशन का, इस्टेब्लिशमेंट का, रिम्यूनरेशन का या पार्टिसिपेशन का। तो जाहिर बात है खेल में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तब ना उनके दिमाग पर अच्छा असर पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, चौथा वाला हो गया। तो ठीक इस तरह से 25 क्वेश्चन हम लोग आज कर लिए किसके, ये 10th वाला था, ठीक है। तो 250 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप औरों के साथ शेयर करिए और अपनी कमेंट्स, अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में 11th वाले डिस्कशन के साथ, जो होगा 8 मई का दोपहर वाला सेशन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।